हम सब ने वो दिन महसूस किया है ना? सुबह से रात तक भाग-दौड़, फ़ोन लगातार बज रहा है, दिमाग में 100 टैब्स खुले हुए हैं और दिन के आखिर में लगता है कि अरे! किया तो बहुत कुछ पर हासिल कुछ नहीं हुआ। हम सब कहीं न कहीं व्यस्त होने के जाल में फँसे हुए हैं। तो आज की हमारी जो बातचीत है वो इसी जाल को काटने के बारे में है। हमने डेरियस फोरो की किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स को समझा है और ये किताब एक ऐसे धोखे को उजागर करती है जिसे हम सब सच मानते हैं कि व्यस्त दिखना ही कामयाब होना है। लेखक तो यहाँ तक कहते हैं कि ये हमारी सदी का सबसे बड़ा झूठ है। असली कामयाबी भागदौड़ में नहीं बल्कि शांत और गहरे फोकस में छिपी है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि उस फोकस को हासिल कैसे किया जाए। किताब का एक आइडिया है जो पूरी चर्चा की नींव रखता है। वो ये है कि आपकी जिंदगी की दिशा इस बात पे निर्भर करती है कि आप अपना फोकस कहाँ लगाते हैं। जहाँ फोकस जाता है वहीं ग्रोथ होती है। और ये सिर्फ एक अच्छी रनने वाली लाइन नहीं है, ये एक तरह से जिंदगी का फिजिक्स है। हमारा ध्यान, हमारी अटेंशन एक लिमिटेड रिसोर्स है। आप कह सकती हैं हमारी सबसे कीमती संपत्ति। हम इसे जहां भी निवेश करते हैं, जिंदगी में हमें रिटर्न भी वहीं से मिलता है। अगर हम इसे 10 अलग अलग दिशाओं में बिखेर देंगे तो हमारी ग्रोथ भी बिखरी हुई होगी। लेकिन अगर हम इसे एक जगह पर केंद्रित करते हैं तो नतीजा असाधारण हो सकता है। तो चलिए इस निवेश को सही जगह लगाना सीखते हैं। किताब के हिसाब से फोकस की लड़ाई जीतने के लिए पहले हमें अपने दुश्मनों को पहचानना होगा। और पहला सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन, यानी वो हर चीज जो हमारा ध्यान भटकाती है। बिल्कुल। और आज की दुनिया में तो ये दुश्मन हर कोने में बैठा है। सोशल मीडिया की वो अनथीम स्क्रॉलिंग, हर मिनट आने वाले नोटिफिकेशंस, गैर जरूरी ईमेल्स। लेखक इन्हें सिर्फ रुकावट नहीं कहते, वो इन्हें अटेंशन थीव्स कहते हैं, ध्यान के चोर। ये चुपके से आते हैं और हमारी सबसे कीमती चीज, हमारा फोकस चुरा कर ले जाते हैं। हर बार जब हमारा फोन बजता है और हम उसे देखते हैं तो हम सिर्फ 2 सेकंड बर्बाद नहीं करते, हम अपने दिमाग को उस गहरे काम से बाहर खींच लाते हैं जिसमें वापस जाने में 15 से 20 मिनट तक लग सकते हैं। ये बात मुझे एकदम सही लगी। कल ही मैं एक ज़रूरी रिपोर्ट पे काम कर रहा था और मैंने सोचा चलो सिर्फ 1 मिनट के लिए ट्विटर देख लेता हूँ। वो 1 मिनट कब 15 मिनट में बदल गया पता ही नहीं चला। और जब मैं वापस काम पर लौटा तो मेरा पूरा मोमेंटम टूट चुका था। किताब इसी आदत को तोड़ने के लिए डीप वर्क का कॉन्सेप्ट बताती है। ये डीप वर्क है क्या असल में? डीप वर्क का मतलब है बिना किसी भटकाव के पूरी तरह से एक ही काम में डूब जाने की क्षमता। ये वो स्थिति है जब आप समय और दुनिया को भूलकर सिर्फ अपने काम में खो जाते हैं। और इस स्टेट तक पहुंचने के लिए लेखक एक बहुत ही सरल लेकिन मुश्किल आदत बताते हैं। जब आप डीप वर्क कर रहे हो तो अपने फोन को दूसरे कमरे में रख दें। सिर्फ साइलेंट पर नहीं, फिजिकली दूर। क्योंकि जब फोन नजरों से दूर होता है तभी वो दिमाग से भी दूर होता है। फोन और नोटिफिकेशंस तो वो दुश्मन हैं जो हमें दिखते हैं, पर किताब एक और छिपे हुए दुश्मन की बात करती है जो शायद ज्यादा खतरनाक है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हमें लगता है कि हमें हर खबर, हर आर्टिकल, हर वीडियो के बारे में पता होना चाहिए वरना हम पीछे रह जाएंगे। और यही डर हमें ज्यादा से ज्यादा कंटेंट निगलने पर मजबूर करता है। लेकिन इसका नतीजा उल्टा होता है। बहुत ज्यादा जानकारी हमारे दिमाग को व्यवस्थित करने के बजाय उसे और अव्यवस्थित कर देती है, उसे थका देती है। इसे डिसीजन फिटीग कहते हैं, जहां आपका दिमाग इतनी छोटी छोटी सूचनाओं को प्रोसेस कर चुका होता है कि जब कोई बड़ा और जरूरी फैसला लेने का वक्त आता है तो उसके पास ऊर्जा ही नहीं बचती। इसीलिए लेखक इंफॉर्मेशन डाइट को कंट्रोल करने पर जोर देते हैं। जैसे हम जंक फूड खाने से बचते हैं, वैसे ही हमें जंक फॉर्मेशन से भी बचना चाहिए। सोच समझकर चुनें कि आप क्या पढ़ते, देखते और सुनते हैं। तो ये तो हो गए वो दुश्मन जो हमारा ध्यान चुराते हैं। सवाल यह है कि हम इनसे बचें कैसे। अच्छी बात यह है कि किताब हमें सिर्फ डराती नहीं बल्कि इससे लड़ने के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल हथियार भी देती है। और सबसे पहला हथियार एक ऐसे मिथक को तोड़ता है जिसे हम सब सच मानते हैं, मल्टीटास्किंग। हम में से कई लोगों को लगता है कि एक साथ कई काम करना स्मार्ट होने की निशानी है। हाँ, और ये हमारी प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा धोखा है। किताब इसके पीछे का विज्ञान समझाती है। हमारा दिमाग असल में एक समय में एक ही काम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने के लिए बना है। जब हम कामों के बीच कूदते रहते हैं, जिसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं, तो हर बार हमारा दिमाग थोड़ी ऊर्जा और समय बर्बाद करता है। इसे थोड़ा और आसानी से समझा सकती हैं? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का असल में मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक कंप्यूटर हैं जिसके पास रैम बहुत कम है। आप जब भी एक प्रोग्राम से दूसरे पर क्लिक करते हैं
तो कंप्यूटर पहले वाले को बंद करने और नए वाले को लोड करने में थोड़ा धीमा हो जाता है ना? हमारा दिमाग भी ठीक ऐसे ही हर बार स्विच करने पर कीमती मेंटल रैम और वक्त बर्बाद करता है। आप ईमेल लिख रहे हैं, फिर अचानक किसी मैसेज का जवाब देती हैं, फिर वापस ईमेल पर आती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में आप जो समय और ऊर्जा गंवाती हैं वो बहुत ज्यादा है। इसके उलट जब आप सिंगल टास्किंग करती हैं, यानी एक समय में सिर्फ एक काम, तो आपका दिमाग फ्लो स्टेट में चला जाता है, जहां काम सहजता से और तेजी से होता है। ये रैम वाला उदाहरण शानदार था, अब ये हमेशा याद रहेगा। तो सिंगल टास्किंग पहला हथियार हुआ। किताब में जो अगला तरीका बताया गया है वो सुनने में बहुत आसान लगा, पर जब मैंने उसे करना शुरू किया तब मुझे एहसास हुआ कि ये कितना मुश्किल और कितना असरदार है। वो है हर दिन के सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम लिखना। ये आदत इतनी शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि ये आपको स्पष्टता देती है। एक औसत दिन में हमारे पास करने के लिए 20-30 काम हो सकते हैं और यही हमें पंगु बना देता है। हम समझ नहीं पाते कि शुरू कहाँ से करें। 3 सबसे जरूरी काम लिखने की आदत आपको उस शोर से बाहर निकालकर ये बताने में मदद करती है कि आज के दिन अगर सिर्फ ये 3 काम भी हो गए तो दिन सफल माना जाएगा। ये आपको प्रतिक्रिया देने वाले मोड से निकालकर योजना बनाने वाले मोड में ले आता है। और ये दिन के अंत में एक संतुष्टि की भावना भी देता है। भले ही मैंने 10 छोटे-मोटे काम ना कियों, पर अगर वो 3 बड़े काम हो गए तो लगता है कि आज का दिन सार्थक रहा। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा हुआ अगला हथियार है। मान लीजिए आपने अपने 3 जरूरी काम चुन लिए हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि उन्हें करने के लिए समय कैसे निकाला जाए, क्योंकि दिन तो मीटिंग्स और दूसरे कामों से भरा रहता है। यहीं पर किताब टाइम ब्लॉकिंग की तकनीक पेश करती है। क्या ये थोड़ा ज्यादा सख्त नहीं है? मतलब जिंदगी तो अनप्रेडिक्टेबल है। अगर बीच में कुछ जरूरी काम आ गया तो पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। ये बहुत अच्छा सवाल है और लेखक इसे भी एड्रेस करते हैं। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब पत्थर की लकीर बनाना या अपनी जिंदगी को एक जेल बनाना नहीं है। इसका असली मकसद है प्रोएक्टिव बनना, रिएक्टिव नहीं। इसका मतलब है कि आप दिन की शुरुआत में ही अपने सबसे जरूरी कामों के लिए समय को सुरक्षित कर लेते हैं। जैसे सुबह 10 से 12 बजे तक का ब्लॉक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए। अगर उस दौरान कोई गैर जरूरी काम आता है तो आप उसे टाल सकती हैं, और अगर कोई बहुत ही जरूरी इमरजेंसी आ जाए तो आप अपने ब्लॉक को एडजस्ट कर सकती हैं। टाइम ब्लॉकिंग एक फ्रेमवर्क है, कोई पिंजरा नहीं। ये बस ये सुनिश्चित करता है कि आपका कैलेंडर दूसरों के एजेंडे से भरने से पहले आपके अपने लक्ष्यों से भर जाए। ये नजरिया बहुत मददगार है। इसे एक गाइडलाइन की तरह देखना, नियम की तरह नहीं। इसके अलावा किताब में 2 और छोटी मगर सहायक आदतों का भी जिक्र है। एक साफ सुथरा काम करने का माहौल बनाना और दिमाग को ताज़ा करने के लिए छोटे छोटे ब्रेक लेना। ये तो हम सब जानते हैं पर करते नहीं हैं। सही कहा। और अब आते हैं उस मास्टर स्ट्रैटेजी पर जो इन सब चीजों को एक साथ बांधती है और जो शायद सीखने में सबसे मुश्किल है। नहीं बोलना सीखना। हम दूसरों को निराश नहीं करना चाहते, हम अच्छे दिखना चाहते हैं, इसलिए हम हर काम, हर मीटिंग, हर न्योते के लिए हाँ कह देते हैं, भले ही हमारे पास समय ना हो। ये तो सीधा सीधा हमारी पहली बात से जुड़ता है, प्राथमिकताओं की स्पष्टता से, है ना? आप तब तक प्रभावी ढंग से नहीं कह सकते जब तक आपको ये साफ न हो कि आप किस चीज के लिए हाँ कह रहे हैं। बिल्कुल। लेखक कहते हैं कि नहीं बोलना स्वार्थी होना नहीं है, बल्कि अपने समय और ऊर्जा का सम्मान करना है। हर हाँ जो आप किसी गैर जरूरी काम को कहती हैं, वो असल में आपकी अपनी किसी प्राथमिकता के लिए एक ना होती है। जब कोई आपको किसी ऐसे प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए कहता है जो आपके लक्ष्यों से मेल नहीं खाता और आप हाँ कह देती हैं, तो आप असल में अपने परिवार के साथ बिताने वाले समय या अपनी सेहत पर ध्यान देने के समय को ना कह रही होती हैं। बिल्कुल। विनम्रता से मना करना एक कला है और ये कला आपके फोकस को बचाने के लिए कवच का काम करती है। ये बहुत गहरी बात है। अब तक हमने जो भी बात की वो काम और प्रोडक्टिविटी के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन किताब का जो हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वो इस चर्चा को एक बड़े दृष्टिकोण तक ले जाता है। बिल्कुल। लेखक कहते हैं कि फोकस सिर्फ ऑफिस के काम के लिए नहीं है, ये जिंदगी जीने का एक तरीका है। हाँ, और यहीं पर सारे बिंदु आकर जुड़ जाते हैं। किताब का असली सार व्यस्त रहने की संस्कृति से केंद्रित रहने की संस्कृति की ओर एक बदलाव का आह्वान है। समाज हमें बताता है कि अगर आप हर वक्त दौड़ भाग कर रहे हैं तो आप बहुत जरूरी इंसान हैं, लेकिन ये किताब कहती है ये एक भ्रम है। असली सफलता शांत,
गहरे और केंद्रित काम से आती है, और ये सिर्फ काम पर लागू नहीं होता। जैसे किताब में उदाहरण है, जब आप परिवार के साथ हों तो सिर्फ परिवार पर फोकस करें। इसका मतलब है कि फोन को दूर रखकर सच में उनकी बातें सुनें। जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने का आनंद लें, स्क्रीन का नहीं। ये वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीने की आदत है। बिल्कुल। व्यस्तता हमें हर जगह मौजूद होने का भ्रम देती है, जबकि असल में हम कहीं भी मौजूद नहीं होते। हम अपने बच्चों के साथ होते हुए भी ऑफिस के ईमेल के बारे में सोच रहे होते, और ऑफिस में होते हुए भी घर की चिंता कर रहे होते। फोकस हमें सिखाता है कि आप जहां भी हों वहीं पूरी तरह से मौजूद रहें। इसीलिए किताब का अंतिम निष्कर्ष बहुत शक्तिशाली है। व्यस्त रहना सफलता का संकेत नहीं है, केंद्रित रहना सफलता का संकेत है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो फोकस की लड़ाई जीतने के लिए कुछ मुख्य हथियार हमारे हाथ लगे हैं। सबसे पहले अपनी प्राथमिकताएं तय करें ताकि आपको पता हो कि क्या जरूरी है। फिर मल्टीटास्किंग के धोखे से बचकर सिंगल टास्किंग करें। हर दिन के सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम चुनें। अपने समय को बचाने के लिए टाइम ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी, उन चीजों को नहीं कहना सीखें जो आपके लक्ष्यों में मदद नहीं करती। किताब की अंतिम और सबसे प्रभावशाली पंक्ति है जिसे हम सबको याद रखना चाहिए। याद रखिए, आप जहां अपना फोकस लगाते हैं, आपकी जिंदगी वही ग्रो करती है। इस पूरी चर्चा से एक अहम सवाल उठता है जिसके बारे में सोचना चाहिए। अगर आपका ध्यान, आपकी अटेंशन, आपकी जिंदगी की सबसे कीमती मुद्रा यानी करेंसी है, तो आज आप अनजाने में इसे कहां-कहां खर्च कर रहे हैं?